सो हेलो माय डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नेम जब आप देखते हैं तो इसको तो आपको इस चैप्टर के नेम में दो टॉपिक्स मिलेंगे। एक है सोशलिज्म इन यूरोप और एक है दी रशियन रेवोल्यूशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ही बड़ा चैप्टर हो गया ये, क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ा था दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें सिर्फ एक रिवॉल्यूशन दिया था और उतना बड़ा चैप्टर था, पर इसमें सोशलिज्म भी इंक्लूड हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर हालांकि बड़ा है पर अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी तगड़ी है तो आपको ये चैप्टर एकदम से समझ में आ जाएगा और आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि चैप्टर क्या है। चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रिवॉल्यूशन। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यानी कि यूरोप में सोशलिज्म। अब पहली बात आती है कि सर सोशलिज्म है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म कुछ नहीं है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं, जो भी लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि पूरे पूरे नेशन में, यानी कि जो भी कंट्री है उसमें किसी रिलीजन को ना माना जाए, सभी लोग बराबर हों और जितना भी आप मनी बना रहे हैं, जितने भी आप फैक्ट्री ओनर से रुपए बना रहे हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर रुपए बन रहे हैं तो वो सारा फैक्ट्री ओनर ही ले जा रहा है, वर्करों के पास कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जैसे कि नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। तो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि जिस भी चीज के आगे आईएसएम लग जाएगा, आईएसएम तो लिख लीजिएगा आप कि आईएसएम स्टैंड फॉर आइडियोलॉजी। जहां पर भी आईएसएम लगेगा आपको समझ जाना है कि वहां आइडियोलॉजी, जैसे कि सोशलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया और नाजिज्म हो गया, नाजिज्म। तो NAZISM ये आपका अगला चैप्टर है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म भी क्या है, एक आइडियोलॉजी है। वैसे ये सोशलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। देखिए आइडियोलॉजी और कुछ नहीं है, आपको ये समझना है, आइडियोलॉजी एक विचारधारा है कि ऐसा होना चाहिए देश में। जैसे कि सोशलिज्म जो भी लोग फॉलो करते हैं उन्होंने ये सोचा कि देश में सभी किसी भी कास्ट को नहीं माना जाना चाहिए, सबसे कास्ट से ऊपर क्या है, लोग हैं, तो कोई भी कास्ट सिस्टम ना माना जाए देश में। तो इस तरीके से सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो, और ये भी बता दूं मैं आपको, जो भी लोग सोशलिज्म फॉलो करते थे वो ये कहते थे कि जितने भी नेशंस हैं, जितने भी नेशंस हैं उनको रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहिए, यानी कि रिलीजन्स को कोई भी ज्यादा उठाना नहीं चाहिए या फिर रिलीजन्स को कोई भी मान नहीं देना चाहिए। तो वही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी सबसे पहले यूरोप में देखी गई, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप, क्योंकि सोशलिज्म सबसे पहले कहां आया था, यूरोप में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दी रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रशिया में किस तरीके से रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, अब देखिए सोशलिज्म में और रशिया में ये क्या रिलेशन है सर, क्यों हम सोशलिज्म इन यूरोप को रशियन रिवॉल्यूशन के साथ पढ़ रहे हैं। देखिए क्योंकि यूरोप में सोशलिज्म आया, इसीलिए रशिया में रिवॉल्यूशन भी आया। क्यों, रशिया के लोग क्या कर रहे थे, रशिया के लोग सोशलिज्म को फॉलो करने लग गए थे, तो इसी कारण रशिया में रिवॉल्यूशन आ गया। तभी हम सोशलिज्म के साथ रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि सर बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म क्या था, ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म, देखिए सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, कहीं हवा से उड़ के तो आ नहीं गया होगा, किसी ने इसकी नींव रखी होगी। तो जो ये बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म है ये हमको मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। याद कीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां हमने पढ़ा था, बहुत सारे आइडियाज हमने पढ़े थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारे आइडियाज हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए। तो ये सोशलिज्म का आइडिया भी हमको वहीं से मिला, कहां से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, उसके बाद ये सोशलिज्म यूरोप में ही क्यों आया, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ्रांस का यूरोप में है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उसका सीधे इंपैक्ट पूरे यूरोप में पड़ा, तो सोशलिज्म इसलिए सबसे पहले यूरोप में ही आया। अब बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में। रशियन रिवॉल्यूशन में हम 1905 रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन और रशिया रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर बन गई थी, सोवियत यूनियन, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद रशिया में लास्ट रूल जो रहा था वो स्टालिन का रहा था। अब स्टालिन ने रशिया में किस तरीके से रूल किया वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ब्रॉड आउटलाइन दे दी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब देखिए एक चीज ये भी है कि जो सोशलिज्म है, ठीक है, ऐसे ही तो उठ नहीं गया होगा, यूरोप में अगर आया है, हमने कहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया, ठीक है, लेकिन इसको उठाने वाले कुछ लोग होंगे। तो ऐसे ही कुछ मेन लोगों के नाम है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि लुइस ब्लैंक है, तो रॉबर्ट ओवन हो गए। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स माने जाते हैं सोशलिज्म के पर्सपेक्टिव से। ये इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। आप अभी सिर्फ इतना नोट कीजिए कि आईएसएम स्टैंड फॉर आइडियोलॉजी। तो आप करते हैं चैप्टर को शुरू।
तो चैप्टर में जैसे ही आप शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक चेंज। सोशल क्या है? सामाजिक। सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक। चेंज मतलब बदलाव, यानी कि सामाजिक बदलाव अब आ रहा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। तो यूरोप में क्या आ रहा था? सामाजिक बदलाव आ रहा था, सोशल चेंज आ रहा था। तो वो किस तरीके से आया? तो ये सोशल चेंज की एज यानी कि और कुछ नहीं, समय के बारे में बताया जा रहा है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। मैंने अभी आपको बता दिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको लिबर्टी के आइडिया मिले, इक्वालिटी के आइडिया मिले और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडिया मिले। लिबर्टी यानी कि देखिए पढ़ने लिखने के आइडिया, इक्वालिटी यानी कि सब समानता के भाव की आइडिया, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि अपने अधिकार। ठीक है, तो ये सारे आइडिया किसने दिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिए। उससे पहले यूरोप में या फिर फ्रांस में क्या चलता था? मोनार्की सिस्टम चलता था। अभी भी मोनार्की सिस्टम चल रहा है, बट मोनार्की सिस्टम का एंड हुआ था कहां? फ्रांस में। तो वहां के लोगों को फिर पता चला कि हाँ, हमारे भी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए। उसी में लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। So now these ideas of French Revolution created a possibility of change in society. अब जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आइडिया आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो लोगों को इक्वालिटी मिल गई, लिबर्टी मिल गई और डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए, पर जो दूसरे देश के लोग हैं, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां सब लोग सोचने लग गए कि भाई जब फ्रांस में बदलाव आ सकता है तो हमारे यहाँ भी बदलाव आ सकता है। अगर फ्रांस में ये बदलाव आ गया है तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ भी है कि हमारी सोसाइटी भी चेंज की जा सके। तो वहां डिस्कशन होने शुरू हो गए। तो पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग फॉर अ चेंज। लोग डिस्कस करने लग गए चेंज के लिए कि किस तरीके से हम अपनी कंट्रीज में चेंज ले आए। उन्हीं में से एक कंट्री रशिया भी थी जहां डिस्कशन होने लग गए थे चेंज के लिए। बट द आइडिया ऑफ चेंज वेरीड ऑल ओवर यूरोप, यानी कि अब लोग तो चाह रहे थे कि बदलाव हो, लेकिन ये आइडिया अलग अलग थे। अब जैसी सोच मेरी है, जरूरी नहीं है कि आपकी सोच भी वैसी ही हो। अगर मैं सोशलिज्म का सपोर्टर हूं तो आप हो सकता है नेशनलिज्म के सपोर्टर हो, तो जरूरी नहीं है कि हम किन्हीं दो लोगों की सोच मिलती ही हो। दो लोगों की सोच अलग अलग भी तो हो सकती है। तो इस ऐसा ही हुआ था इस केस में भी कि आइडिया जो है ये पूरे यूरोप में वेरी करने लग गया, यानी कि चेंज होने लग गया। कुछ लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ग्रेजुअल यानी क्या होता है? देखिए, ग्रेजुअल यानी होता है धीरे धीरे, आराम से। तो कुछ लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, यानी कि आराम आराम से चेंज चाहते थे, जबकि कुछ लोग रेडिकली चेंज चाहते थे। वेयर सम वांटेड चेंज रेडिकली, उग्र तेज तरीके से कुछ लोग चेंज चाहते थे। तो जो लोग धीरे चेंज चाहते थे उनको हमने बाद में नाम क्या दिया था? लिबरल्स। और जो लोग धीरे चेंज चाहते थे उनको हमने कंजर्वेटिव नाम दिया था बाद में। और जो लोग तेज चेंज चाहते थे उनमें एक नाम था रेडिकल, एक है लिबरल। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के आइडिया वेरी करने लग गए यूरोप में चेंज के लिए। कुछ लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, धीरे धीरे चेंज चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि चेंज एकदम हो जाए, इंस्टेंट चेंज चाहिए भाई हमको। तो कुछ लोग चेंज रेडिकली चाहते थे। अब इसने क्या करा? दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस लाइक। देखो, अब इसने देखो लोगों के आइडिया क्या है? अलग अलग हो गए, लोगों की विचारधाराएं बदल गई। आप लोग कुछ और चाहते हो, मैं कुछ और चाहता हूं। तो इससे अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो गए। जैसे कि कुछ लोग हिंदुइज्म के सपोर्टर है, कुछ लोग हिंदू धर्म को अच्छा मानते तो हिंदू की साइड हो गए, कुछ लोग मुस्लिम है तो मुस्लिम के साइड हो गए। तो इस तरीके से पार्टीशन होने लग गए देश में। तो इस तरीके से तीन ग्रुप मेनली वहां बन गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। कहां? रशिया में। अब देखो, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ये कहते हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। तो दीज डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। अब भाई ये लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की वजह से इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिस्ट्री को चेंज करने में, यूरोप में भी और वर्ल्ड में भी। क्योंकि चेंज लाने वाले थे यही तीन ग्रुप थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। यही तीन तो चेंज चाहते थे। तो ये आपका पूरा एक ब्रॉड आउटलाइन है चैप्टर की, और कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही है आपका, आप ऐसा ले सकते हैं। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, द एज ऑफ सोशल चेंज से, और आईएसएम स्टैंड फॉर आइडियोलॉजी, ये नोट करना मत भूलना। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको ज्यादा वीडियो बड़ी बना के नहीं दे रहा हूँ। ये जो आपकी ये लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि आपको इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको कोशिश कराऊंगा कि आपको एकदम एक्यूरेट नोट्स दे पाऊं, और मैंने वो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर भी कर रखे हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको एकदम एक्यूरेट नोट यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
और जितने भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, वो सारे आपके नोट्स ही हैं, तो आपको उनको नोट करते हुए चलना है आगे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो एजुकेशनल टॉक आपके अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 9th के और क्लास 10th के, उनमें वीडियो बनाने की कोशिश करता है, और क्लास 9th की वीडियो आजकल लगातार ही एजुकेशनल टॉक पर डाली जा रही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।